मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आरआरबी एनटीपीसी सुपर सेट में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एनटीपीसी सुपर सेट नंबर 6 पर बात करने जा रहे हैं। एनटीपीसी में जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल आए हैं, उन सारे बढ़िया बढ़िया सवालों से मिलकर मेरे प्यारे बच्चों हम सुपर सेट बनाते हैं, क्योंकि हल्के सवाल करने के लिए आप यूट्यूब पर नहीं आते होंगे। दूसरा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा एक ऐप है टेस्ट विल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? उसमें डायरेक्ट आपका फायदा ये है कि एनटीपीसी के पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए वो शिफ्ट वाइज हमने ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिए। तो आप वहां पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो कि सारे शिफ्ट वाइज पेपर हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हर संडे हम फ्री मॉक रखते हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो सुपर सेट मैं आपको करा रहा हूं, इनका भी हमने मॉक के रूप में अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप मॉक टेस्ट वहां पे भी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मैंने एक चीज नोटिस की है कि रेलवे वाले जो सेक्शन है ना, इस रेलवे वाले सेक्शन में मेंसुरेशन 2D हो, मेंसुरेशन 3D हो, या ज्योमेट्री हो, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनके डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल किया गया है। यानी इनके डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे सवाल नहीं दे रखे जिसमें बहुत सोचना पड़े या बहुत कोई कॉन्सेप्ट गहराई से उतारना पड़े। सीधे सीधे सवाल दिए हुए हैं। तो मेरी आपको सलाह ये है कि सारे जो रिजल्ट है ना, एक बार वो अपनी निगाहों से निकाल दीजिए। जैसे इस सवाल ने कहा कि गोले के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3√2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, क्या ये रहा है कि ये कोई गोला है। ये कोई गोला है मेरे प्यारे बच्चों। इस गोले के अंदर यहां हमने एक शंकु बनाया, और शंकु इस तरह से बना है। ये शंकु की कहानियां है भाई। कह रहा है गोले के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी 3√2 दे रखी। हाइट जो दे रखी 3√2 दे रखी। तो आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये साइड 3 है, ये √2, यानी ये 3 है, ये 3√2। मतलब आप वैसे भी देखा करो, ये 1 है, ये √2 टाइम्स है भाई। 1 का 3 गुना, √2 का 3 गुना, तो 1 √2, तो ये कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 3। तो इसका मतलब जो स्लेंट हाइट आएगी वो 3√3 आएगी। आपने कहा हाँ, ये बात हम समझते हैं। अब हमें इससे क्या करना है कि गोले की रेडियस निकालनी। अब अगर मैं गोले की रेडियस को डिटेल निकालने चला जाऊंगा तो इट इज सो लेंदी, बहुत टाइम खराब हो जाएगा मेरा, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा, बड़ा आसान है। अगर ये गोले का केंद्र है तो ये गोले की कैपिटल आर हुई, ये भी कैपिटल आर हुई, क्योंकि ये गोले की रेडियस ही हो गई। अब ये 3√2 में से आर घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3√2 माइनस आर। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकन है। जबकि अगर आपको ये बात पता हो कि इस कोण की रेडियस आर है, कोण की हाइट अगर एच है, स्लेंट हाइट एल है, हाँ है ना। और अगर सवाल में ये बोला जाए कि भाई इस गोले की रेडियस बताइए क्या होगी, इस गोले की रेडियस बताइए क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों गोले की रेडियस हो जाएगी आर स्क्र प्लस एच स्क्र अपॉन 2h। आर स्क्र प्लस एच स्क्र अपॉन 2h। तो इस वाले सवाल में गोले की जो रेडियस है वो हो जाएगी आर स्क्र प्लस एच स्क्र अपॉन 2h। अब आर की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग 9, एच की वैल्यू 3√2 है तो वर्ग करेंगे 9 दूनी 18 बटे 3, ना 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 2, और एच की वैल्यू 3√2। अब देखना 3 कॉमन ले लेंगे, 3 या 9, 3 6 18, तो आप देखेंगे ये बना 3 और 6 9, तो रेडियस जो आई 9/2√2 आई। लेकिन ये तो उसने हमसे पूछा ही नहीं। उसने हमसे क्या पूछा? उसने हमसे पूछा कि यार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई, पाई मैंने 22/7 आर स्क्र। आर का मतलब क्या होगा जी? इसका वर्ग, तो 9 का वर्ग 81, और 2√2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 दूनी 8। अब देखिए यार, 4 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटा 11। अब हमें एक चीज समझनी है कि इसे जब सोल्व करेंगे ना तो ऊपर जो आएगा वो यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि एक को एक से क्या यूनिट डिजिट 1 है, और नीचे 7 है।
अब ऑप्शन से देखते हैं किसका वन आएगा भाई। 3 दूनी 6 और 1 7 नहीं आ रहा। 7 7 49 और 2 ये आ रहा है। 7 चौक 28 और 1 29 1 नहीं आ रहा। 3 6 18 और 2 20 1 नहीं। हमें यूनिट डिजिट पकड़ना है और वो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन बी का है। और देखिए ऐसे सवाल में ना ये पूछा जाता है कि इस कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम बताइए। मतलब सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। सवाल में कह देगा कि भाई ये कोई गोला है और गोले की रेडियस को कैपिटल आर लिख देगा। गोला है और गोले की या गोले गोला या गोलो क्या लिख दिया भाई, गोले की रेडियस कैपिटल आर करके। और फिर कहे कि इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम का हमें कोण सेट करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण सेट करना है। तो उस कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, उस कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे उसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना 32/81 पाई आर क्यूब। ये डायरेक्ट मेरे बच्चे इस शंकु का अधिकतम आयतन आ जाएगा, क्योंकि इन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए मेरी एक किताब आती है रिवीजन बूस्टर, वहां से आप एक काम कर सकते हैं। ये रिवीजन बूस्टर की किताब है मेरे बच्चों, इसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके डाले हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ज्योमेट्री 116 पेजों में एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिजाइन करके दिखाया हुआ। मेंसुरेशन 3D दिखाया, इसी के अंदर मेंसुरेशन 2D डाला हुआ, एलजेब्रा अरिथमेटिक सब चीजों की सोर्ट ट्रिक यहाँ मेंशन की हुई है। जैसे मेंसुरेशन 3D मैंने खोल दिया तो एक एक चीज को यहाँ समझाया हुआ है। इसका बड़ा यूटिलाइजेशन होना है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये है मेरे बच्चे 25 नंबर पेज पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, कोन के अंदर बड़े से बड़े स्फीयर की रेडियस का एंटर किया हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे मैंने अलग से ये वाला कॉन्सेप्ट करा दिया जो अभी मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। इसी से ऊपर वाले पेज पे आपको ये सेम पूरा कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इधर उधर भटकना ही नहीं है। इस रिवीजन बूस्टर वाली किताब को एक परचेज करके रख लो और जब भी कोई रिजल्ट आए तो उसको देखते रहो। जब भी समय मिले रिजल्ट को एक बार पलट लिया। उससे क्या होगा कि जब भी प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट पलट दोगे तो धीरे 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 वो चीजें परमानेंट मेमोरी में सेट होती चली जाएंगी। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। देखिए यार ये सवाल काफी बड़ा है और पीछे कई बार ये पूछा जा चुका है। एसएससी ने भी इस सवाल को कई बार उठाया। इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए दोस्त सवाल क्या कहता है, हमें सवाल में ये समझना होगा कि 3 इक्वेशन देखिए 1 2 और 3 और वेरिएबल भी 3 है पी एम एन। अगर 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन है तो गलती से भी इसमें वैल्यू पुटिंग मत करना। अगर 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन है तो हमें इसे सोल्व करना चाहिए। अगर हम इसे सोल्व करने जाएंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, पहले इन 2 इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एम को इधर लाएंगे तो आ जाएगा पी माइनस एम। तो यहां था 1/m, ये 1/m इधर आएगा -1/m। एलसीएम लेंगे तो m ऊपर n इधर, तो ये आ जाएगा m माइनस एन बटे m। ऐसे ही मेरे बच्चे जब सेकंड वाली स्टेटमेंट पे आओगे इस वाले पे, ये n इधर लाओगे माइनस का, m माइनस एन। तो यहाँ 1/p है, ये 1/n उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 1/p माइनस 1/n। तो ये आ जाएगा n माइनस पी अपॉन पी। बिल्कुल ठीक है। अब इसको और इसको पकड़ लेते, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे p माइनस एन कर लेते हैं या n माइनस पी कर लो, n माइनस पी कर देते हैं। यानी इस वाली कहानी को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस पी हो जाएगा और ये 1/p इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/m माइनस 1/p। ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम, इसको यहीं रख रहे हैं, इस वाले को उधर लेके जा रहे हैं, तो p उधर जाएगा माइनस का हुआ, ये 1/p इधर आया माइनस का हुआ। सोल्व करेंगे तो आएगा p माइनस एम अपॉन पी एम। अब ये 3 इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन को आपस में गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो यहाँ आएगा p माइनस एम, m माइनस एन और n माइनस पी। और यहां जब गुणा करोगे तो m माइनस एन, n माइनस पी और p माइनस एन। और नीचे देखे तो एम एन पी एन पी एम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर n स्क्वेयर p स्क्वेयर। अब आप देखेंगे ये चीज कट गई ऊपर नीचे सीमा के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन पी, ये इसका होल स्क्वायर आया और इक्वल टू आया 1। तो एम एन पी का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस माइनस 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे यहीं गलती कर जाएंगे। क्या, आपको ये समझना होगा कि अगर 3 वेरिएबल है ना, अगर 3 वेरिएबल हैं
और इक्वेशन भी 3 है, तो हमें वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, हमें सोल्व करना चाहिए। ये है इसका सोल्व करने का तरीका। ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता और आप कहना जी मैं तो वैल्यू रखूंगा, तो आओ दोस्त वैल्यू रखवाते हो, तो क्या करें। दूसरा है कि हम इनकी वैल्यू ढूंढ दें। वैल्यू कैसे ढूंढे समझिए। जैसे भाई p प्लस एम, एम प्लस वन बाई एन, एन प्लस वन बाई पी। मैं सबकी वैल्यू 1 रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इक्वल टू 1 लाने की कोशिश करता हूं। तो मैं p का मान रख लेता हूं मेरे बच्चे क्या, 1/2। तो आप बताओ m का मान क्या लेना पड़ेगा। अगर p का मान मैंने 1/2 रखा है, तो m का मान मुझे क्या लेना होगा, आप कहेंगे 2। क्यों, क्योंकि ये 1/2 ही है। तो 1/2 और 1/2 क्या आ गया, 1। अब m का मान अगर मैंने 2 रखा है, यहाँ 2, तो 2 में से मैं क्या घटाऊं कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे यार n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन n की जो वैल्यू होगी वो -1 लेनी होगी, क्योंकि -1 लोगे तो ये आएगा। अब n की वैल्यू है -1, p की वैल्यू क्या थी जी 1/2, तो ये है 1/p, तो p पलट के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो ये भी देखेंगे सारे 1 1 1 बन गए। अब इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो p की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -, गुना करेंगे तो आंसर आया -1। अब आप कहेंगे जी ये तो 1 है नहीं, यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, तो यहीं बन रहा है -1, तो यही आंसर लगाएंगे। आप चाहेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम क्या करना, 2 को माइनस ले लेना, 1 को प्लस ले लेना, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उस केस में आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से उसे डिटेल करना चाहिए। आइए, कहता है गिरीश ने एक परीक्षा में 424 अंक मिले, जो पूर्णांक के 19% से 13 कम है। यानी वो ये कह रहा है कि एक बच्चे के 424 नंबर आए हैं और 13 नंबर की कमी रह गई। यानी 4 3 7, 2 1 3। यानी अगर उसके 437 नंबर आ जाते तो हम कहते कि उसके पूरे 19% नंबर आ गए। यानी ये कह सकते हैं कि जी 437 जो है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों 19% को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यही तो कहा है कि गिरीश स्कोर 424 मार्क्स इन एन एग्जाम विच वाज 13 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 19%। यानी 19% में जितने नंबर आते उससे 13 नंबर कम है, तो 13 जोड़ के ही आ गया। तो 1% की वैल्यू क्या ना, 1 नंबर की वैल्यू क्या होगी, 19/437। तो हमसे कह रहा है कि यार फिर ये बताओ 529 नंबर कितना परसेंटेज बनाएगा, तो गुना 520 ने। अब दो काम कर सकते हैं, क्या, यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। नो निम 81, यूनिट डिजिट आया 1, और नीचे यूनिट डिजिट क्या है 7। 7 को किससे गुना करें कि 1 आए, तो आपका जवाब होगा 3 से, क्योंकि 7 दिए 21, 3 पे आएगा। अब 3 देखो यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का था, यही मेरा आंसर। अगर मान लीजिए C1 और C2 दो सेकेंडरी वर्त है जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है, O है। मैं पहले दो सेकेंडरी वर्त बना लेता हूं। अब कह रहा है कि मान लीजिए ए बी बड़े व्रत C1 पर एक जीवा है। यानी ए बी जो है वो बड़े व्रत पर एक जीवा है। इस प्रकार है कि ए बी C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, कहते हैं यहां पे छोटे वाले सर्कल को P पे टच करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो हम जानते हैं कि सर्कल का सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे 90 डिग्री होगा। और अब हम इस बात को भी जानते हैं कि भैया सर्कल के सेंटर से जब भी कोड के ऊपर 90 बनाओगे तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। इसका मतलब एपी की लेंथ और पीबी की लेंथ बराबर होगी, यानी ऑप्शन सी। देखिए यहां इन्होंने 4 वैल्यू दी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इक्वल होगी, और वो यहां दे रखी है। ये सवाल की फॉर्मेशन ही इतनी गंदी बना रखी है। देखिए भाई सवाल कह रहा है टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ ए, कहता है ए का 10% एंड 20% ऑफ बी, और बी का 20%, कहता है इक्वल है, इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सम ऑफ 20% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी। कहता है जी इसके बराबर। तो ए और बी का रेशियो ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई 4 को गुना करेंगे आएगा 40%। वैसे तो हम इतनी भी मेहनत क्यों करें, 0 0 0 पूरे में से कट रहा है तो काट दो यार, परसेंटेज पूरे में कट रहा है काट दो। 4 से गुना करेंगे 4a, 4 दूनी 8b, 6a प्लस 3b। तो मेरे बच्चे ये बना 2a, ये बना 5b। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों
A/B का रेशियो देखेंगे तो 5/2 है। A की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू 2 है। तो A और B का जो अनुपात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए मेरे भाई, करना क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। यहां है 10 और ये वाला 3 पलट के नीचे चला जाए। अच्छा, आप और मैं मिलकर ये बात तो समझते ही हैं कि ये सेम ही नंबर को, यानी यहाँ a है तो यहाँ 1/a है। तो अगर मैं इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख पाया तो कोशिश करता हूं, जैसे 10/3 को देखें तो 3 जमा 1/3 लिख सकते हैं। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर कंपैरिजन करने लगूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा में कंपेयर कर लूंगा 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर साइन स्क्वायर थीटा मेरा 3 आया तो मेरे बच्चों इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू हो गई √3। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? √3। अब बात यह कि क्या साइन की वैल्यू √3 हो सकती है? भाई √3 का मान तो 1.732 हुआ, जबकि साइन का जो मान होता है वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमने ये कंपैरिजन बहुत गलत उठा लिया है। हमने ये कंपैरिजन बहुत गलत उठा लिया है। हमें साइन स्क्वायर का कंपैरिजन जो कराना है ना, वो 3 से ना करा के 1/3 से कर दो। अब देखिए कैसे। अगर साइन स्क्वायर 1/3 ले रहा हूं मैं, तो ये तो आ गया 1/3 और यहां 1/3 लिखूंगा तो पलट के आ जाएगा 3 + 1/3। तो कंपैरिजन वही हो जाएगा। तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3। तो यहाँ आया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां से निकालने जाओगे ना मेरे बच्चे, तो वो आ जाएगा √2। बेस क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? √2। अब मुझे इनकी वैल्यू रखनी। देखिए कोसिकेंट के लिए तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 6 है तो पावर 2 की पावर 3 कर दे रहे हैं। ये तो बेहद आसान हो गया। और कोसिकेंट, भाई साइन की वैल्यू 1/√3 है तो कोसिकेंट इसका √3 हो जाएगा। √3 का वर्ग 3 आया, 3 की पावर 3, यानी ये वैल्यू तो आई 27। तो ये वाली वैल्यू हो गई 27। अब मेरे लिए सवाल सिर्फ ये बचा कि मैं कोट की वैल्यू क्या लेता हूं। तो कोट वैसे भी हम जानते हैं कोट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो √2/1, √2/1 की पावर 6 करेंगे, यानी √2 की पावर 6 करेंगे। तो आप कहोगे जी √2 की पावर, सॉरी 6 की जगह ना आप 2 की पावर 3 कर दो। तो √2 का वर्ग 2, 2 की पावर 3 8। तो 27 और 8 मेरे बच्चे है 35। तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, नहीं ऑप्शन सी। कहता है निर्भया किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पर बेचकर 20% की हानि उठाती है। कहता है उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11, यानी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, जो मूल विक्रय मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, मूल सेलिंग प्राइस जो है वो अगर 11 है तो वो इसके 4 कीमत पे जब बेचती है तो कहता है उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट जो है ना वो बेसिकली 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस के। भाई 4 में बेच के 20% का लॉस मतलब 80% के बराबर है। अब कह रहा है यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 71% पे बेचे। कह रहा है कि अगर 11 के 71% पे बेचे, 71% में 0.7 लिख देता हूं। कहता है इतने में बेचे तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4 यूनिट 80%, तो 1 यूनिट 80/4, तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 11 गुना 0.7, सॉरी 11 गुना 0.7। आपने कहा यार बात तो आपकी सही है। अब मुझे आंसर परसेंटेज में ही चाहिए, सीपी का कितना परसेंटेज आया। अब दो तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए 4 से काटेंगे 20 है। पहला, अगर आप डिजिटल सम से जाएंगे तो सारे ऑप्शनों में आपको अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा? यहां एक लगाना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकल के आएगा। जैसे मैं डिजिटल सम से जाऊं तो यहां 2 आया, यहां 1 और 1 2 आया, यहां 7 और 1 8 आया। तो 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 का डिजिटल सम आया 3 2 5। अब देखते हैं 5 किसका आ रहा है। देखिए यार 8 और 1 9, इसका 5 नहीं आ रहा। 6 2 8 और 1 9, इसका 5 आ रहा है। 8 और 1 9, इसका 8 आ रहा है। 8 और 1 9, इसका 1 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 5। तो केवल ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आप कहे नहीं सर हमें पूरा ही सोल्व करना है, तो हम इसे पूरा भी सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे? जब हमने 4 से काटा ये कहानी आई। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार देखो 0 से 1 डेसिमल कट गया, अब 1 अंक बचा है। आपने कहा अब मैं यूनिट डिजिट अगर चेक करने जाऊं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये तय रहा कि आंसर के आखिरी में डेसिमल के बाद वाला डिजिट 2 होगा, और वो केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी। तो मुझे डिटेल जाने की जरूरत नहीं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दो धावक
ए और बी समान बिंदु से 840 मीटर लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं। दक्षिणावर्त को बोलते होंगे क्या, राइट? नहीं नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ते हैं। देखिए यार, सवाल ये कह रहा है कि भैया ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो 840 मीटर है। इसमें दो धावक इसी पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, लेट से ए और बी। ए की जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड है और बी की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। कहता है दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। अब आगे कह रहा है दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं क्योंकि घड़ी ऐसे ही चलती है। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो पूछा है वो बड़ी चीज है और उस पर ज्यादा ध्यान देना हमको। तो यहां से देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स डज ए मीट बी अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है पहली बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे ये मिलेंगे, पहला सवाल। दूसरा, कितने राउंड पूरे करने के बाद मिलेंगे, ये दूसरा सवाल। देखिए मेरे बच्चे, जब मैंने आपको बेसिक बैच में ये चीज सिखाया था, रेलवे फाउंडेशन बैच में रनिंग वाले रेस वाले सवालों में, ये देखिए मेरे दोस्त, ये एक दूसरे को जब भी एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, दो आदमी एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, तो पहली बार जब ये आपस में मिलेंगे ना, तो उस समय तेज चलने वाले ने धीरे वाले से जितनी सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है ना, उतनी ज्यादा दूरी चली होगी। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ये मान लीजिए फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो जो फास्ट चल रहा है ना, वो जब तक ये स्लो है, ये फास्ट है, स्लो वाला धीरे धीरे पीछे आएगा, ये फास्ट आएगा, इनके बीच का गैप बढ़ता रहेगा इस तरह से। और ये गैप तब तक, जब ये गैप दोबारा कहीं जाके मिलेंगे ना इस तरह से, तो ये उस समय तक जो तेज चलने वाला था वो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा चुका होगा धीरे चलने वाले से। मतलब सर्कुलर ट्रैक की लेंथ जितना एक लेंथ एक्स्ट्रा वो चल चुका होगा, तब वो धीरे वाले से मिलेगा। बेसिक चीज इतनी सी है और इस सवाल में कुछ नहीं। अब भैया ट्रैक की लेंथ रखी 840 मीटर और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी, बड़े में छोटा घटाएंगे 2, तो हम कह देंगे कि यार ये जो लोग हैं ना, ये 420 सेकंड के बाद पहली बार आपस में मुलाकात करेंगे। अगर सवाल ने ये पूछा होता ना कि पहली बार कितनी देर में मिलेंगे, तो हमारा सवाल बेहद आसान हो जाता, 420 सेकंड। लेकिन सवाल ने हमसे ये पूछा है, बेसिकली ये चोर पुलिस का ही सवाल है। अगर मैं ये कह दूं कि ए यहां है और बी यहां है, इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और इनके बीच का गैप 840 मीटर है, तो बताओ पुलिस चोर को कितनी देर बाद पकड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन की रेस है तो इनके बीच का गैप आएगा, लेकिन अगर ये सर्कुलर रेस है तो ऑटोमेटिकली जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस है या जितनी सर्कल की लेंथ है, उतना ही गैप इनमें जब एक्स्ट्रा कवर कर लेगा वो, तब वो धीरे वाले से दोबारा पहली बार मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि जी 420 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। अब अगली टाइप, यार ये बताओ कि ए 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 840 मीटर कितनी देर में चल देगा। तो आप कहेंगे 840 मीटर चलना है 7 की स्पीड से, तो पता चला जी 120 सेकंड में ए एक चक्कर पूरा करेगा। यानी ए जो है वो 120 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो भाई ये तय रहा कि दूसरा चक्कर पूरा करेगा 240 सेकंड में, तीसरा चक्कर पूरा करेगा 360 सेकंड में, चौथा चक्कर पूरा करेगा 480 सेकंड में। यानी 360 सेकंड में 3 चक्कर लग चुके होंगे और 480 सेकंड में 4 चक्कर पूरे करेगा। लेकिन 420 में तो 3 ही पूरे हुए ना, बीच में कहीं फंसा खड़ा है तीसरे और चौथे के बीच में, तो चक्कर तो 3 ही काउंट होंगे। तो उसने पहला ये पूछा कि कितने चक्कर के बाद इनकी एक ही पहली बार मुलाकात होगी। तो भैया 3 बार, यानी 3 चक्कर, तो 3 चक्कर यहां है और 3 चक्कर यहां है। मतलब ये रहा मेरे दोस्त कि इस सवाल का आंसर किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 3 राउंड तो लगे। अब मुझे पता है कि यार 360 सेकंड बाद, यानी 120 सेकंड, सॉरी उल्टा भाग रहा था नहीं, तो 120 सेकंड बाद यहां आ गया वापसी, फिर 240वें सेकंड के बाद यहीं आ गया, फिर 360वें सेकंड के बाद यहीं पहुंच गया। तो 360 सेकंड जब हुआ तब वो यहां था। अब भागना है 420 सेकंड, तो कितने सेकंड और बच गए? तो जवाब है 60 सेकंड। तो वो 60 सेकंड मेरे दोस्त और चला होगा, यानी यहां से 60 सेकंड और चला होगा। अब उसकी स्पीड कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड। तो 7 की स्पीड से 60 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा? 420। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब वो 60 सेकंड में ना 420 मीटर दूरी चली होगी। वैसे भी 120 सेकंड में अगर पूरा चक्कर लगाता है तो 60 सेकंड में आधा चक्कर लगेगा, तो 840 पूरे चक्कर की लेंथ है, तो आधे की लेंथ होगी 420 मीटर। और यही आपसे सवाल में पूछा कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 420 मीटर पर पहली बार मिलेंगे और 3 चक्कर पूरे हो चुके होंगे, तब मुलाकात इनकी हो रही होगी।
कहता है यार पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यार वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि भाई पहली 5 नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है एक दो बार, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है, ऐसे है। तो इनका एवरेज निकालना है। तो बेसिकली ऊपर सबका जोड़ करना होगा। जब जोड़ कर रहे होंगे तो ये एक का वर्ग, ये दो का वर्ग बन जाएगा, क्योंकि दो और दो चार होता है, तीन तीन छह तीन नौ, तो तीन का वर्ग बन जाएगा। और नीचे इनकी संख्या देखेंगे तो एक बार आया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया। तो इस तरीके से हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला बनता है। अब इसका तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्या, कि भाई ऊपर वाला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर और नीचे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। तो जब हम इसके फार्मूले को खोलते हैं ना, ये स्क्वायर वाला फार्मूला, ये एन नेचुरल नंबर का जब बटे रखते हैं तो एवरेज का डायरेक्ट सूत्र निकल जाता है 2n+1/3। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी नंबर है भारित माध्य निकालना है तो 2n+1/3 करते हैं। एन की वैल्यू कितनी रखी है, 5, तो 5 दूनी 10 और 11/3 है ही नहीं। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं आगे। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। कहता है ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड है इसमें। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सर्कुलर, ये इसका कोई सेक्टर। तो इसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस 8। और कहता है इस सेक्टर या त्रिज्यखंड जो है इसका पेरीमीटर 24 है। तो 8 और 8 16, तो बचा भी कितना, 8। तो यानी इसकी आर्क की लेंथ भी जो होगी ना वो 8 ही होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैंने यहां लिख भी दिया है। देखिए अगर यहां वाला कोण थीटा डिग्री बन रहा है और अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। 2 से काटोगे तो पाई आर बटे 180 डिग्री इंटू थीटा, ये हमारा हो जाता है एल की वैल्यू। देखो यार अगर किसी सवाल में आपको ये दे रखा हो कि सर्कल की रेडियस दे रखी हो या सेक्टर की रेडियस दे रखी हो और उसकी आर्क की लेंथ दे रखी हो, तो एरिया का फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है हाफ इंटू एल इंटू आर। पेरीमीटर ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है मेरे बच्चे। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये ना भी पता हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये पता रहनी चाहिए। तो इस वाले सवाल में जब आप आएंगे तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एल। एल 8 है और आर भी 8 है, तो 8 8 64 का आधा 32, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है यार पी क्यू आर प्रत्येक अकेले काम करते हुए 10 15 और 25 दिन में एक काम पूरा कर देते हैं। तो भाई 10 15 25 का एलसीएम आया 75, तो टोटल काम 75 नहीं 150 लेना पड़ेगा। तो टोटल काम 150, 10 दिन में 150 तो इसकी एफिशिएंसी 15, ये 15 दिन में 150 तो इसकी एफिशिएंसी 10, और ये 25 दिन में 150 तो आर की एफिशिएंसी 6। अब कह रहा है पी वर्क्स ऑन ऑल डे। कहता है पी सभी दिन काम करता है, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, सभी दिन। लेकिन क्यू जो करता है वो हर ओड नंबर डेज पे काम करता है। यानी क्यू पहले दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन काम करेगा। और कहता है कि जो आर है वो हर इवन डे पे काम करता है, इवन का मतलब दूसरा दिन, तो फिर चौथे दिन पे काम करेगा। ऐसे ये साइकिल चलेगा। तो आप इतना मत घूमिए, आप इस साइकिल पे आया करिए। अब बताइए पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है जी, 15 और 10 25। पी प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी, 15 और 6 21। तो मेरे प्यारे बच्चों एक साइकिल में इन दोनों की बारी आ जाए, एक साइकिल में इन दोनों की बारी आ जाए तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। और काम कितना हो जाएगा, 25 और 21, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 46 यूनिट काम हो जाएगा। काम करना कितना है साहब, 150, तो 3 चक्कर लगवा दो। तो आप कहेंगे 6 दिन हो गए जी और काम हो गया 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138। काम बचा कितना है जी, 12। बारी किसकी है जी, पी प्लस क्यू की। तो एक दिन में 25 करेगा तो 12 यूनिट कितने दिन में कर देगा, 12/25 दिन में। तो आंसर आ जाएगा 6 सही 12/25, यानी ऑप्शन सी। वैसे भी हमें ये देखना था कि 6 दिन आ गया, यानी 6 प्लस होगा आंसर, तो ऑप्शन सी ही आ रहा था, है ना। मुझे समझाना था इसलिए। क्या देखिए यार ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सा होता है क्या, कि अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 6 की ले लूं, y प्लस जेड की वैल्यू 7 की ले लूं और z प्लस एक्स की वैल्यू 8 की ले लूं, ध्यान देना। और ये लिख के नहीं करना है, ये मुझे समझाना है। इसे मैं 6 के ले लूं, y प्लस जेड को मेरे बच्चे में 7 के ले लूं और z प्लस एक्स को मैं 8 के ले लूं। ये आपने टाइम एंड डिस्टेंस ना, टाइम एंड वर्क में भी देखा हुआ है और रेशियो में भी। जब इन्हें दोनों साइड से जोड़ेंगे तो हमेशा एक कमाल की बात क्या होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा इन दोनों के जोड़, इन तीनों के जोड़ का आधा आएगा। तो 7 6 13 और 8 21/2 की आएगा। जबकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू उसने दे रखी है 14, तो ये हम 14 के बराबर रख देते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21, तो k की जो वैल्यू आएगी ना
वो आएगी 4/3। अब हमसे कह रहा है यार जेड का मान ज्ञात करो। तो भाई ये बताओ, हमें ये बात पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो है 14, और x प्लस वाई का मान कितना है, 4/3 रखेंगे यहां के की वैल्यू, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो इसका मान है 8 और पूरे सेटिंग का मान है 14, तो जेड की सेटिंग क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 6 पे बैठेगी। यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी, कहते हैं सोलिड सिलेंडर इज कट इनटू 5 आइडेंटिकल पीसेस पैरेलल टू इट्स फ्लैट सरफेस। एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठों के समानांतर 5 सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरेरी। मैं या तो यही करता हूं, इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि यहीं बनाए, क्योंकि फिगर नहीं समझोगे तो बात ही नहीं पल्ले पड़ेगी आपको। बहुत प्यारा सवाल लगा मुझे। मैं सीधा हो जा। भाई 2 मिनट लगेगा, इसकी फिगर बना के समझा दूंगा ना, मजा आ जाएगा आपको यार। साले बड़ा टेंशन देते हैं फिगर बनाने में। तुम्हारी नानी मर रही है क्या भाई, सही से सेट क्यों नहीं हो रहे। हम्म। आओ भाई। अब नहीं ऐसे, भड़क बहुत करती है भाई फिगर ठीक से ना बने तो। और ये सवाल बहुत प्यारा बनाया यार इन लोगों ने ना, मजा आएगा आपको इस सवाल देख के। ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इस सवाल को देख के। मजा कैसा आएगा देखिए ध्यान से। सवाल में ये कह रहा है, कहता है भाई इस तरीके की ना फिगर थी कई सारी, ऐसे 5 सरफेसेस थे, ऐसे 5 सरफेस थे, एक के ऊपर एक को रखा गया। मैं थोड़ा गैप बना देता हूं ताकि आप समझ पाए, ऐसे रखा गया, 5 सरफेसेस को एक के ऊपर एक रखा गया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। देखिए जो इस सवाल की लैंग्वेज समझ जाएगा वो असली विजेता है। ऐसे कहता है कि एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठों के समानांतर, पांच सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। यानी 5 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, 1 2 3 4 5, ये और ये एक साथ है, यानी ये पूरा बेलन एक साथ है। ठीक है जी, ठोस बेलन है, उसी को मैंने 5 टुकड़ों में काट दिया ताकि आप डिफाइन कर पाए। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। कहता है सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए वो कह क्या रहा है उस बात को समझिए। वो कह ये रहा है मेरे दोस्त, जैसे ये एक टुकड़ा है ना, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो, तो आप कहेंगे जी इसका रेडियस हो गई r और इसकी हाइट हो गई h1 लेट से। तो कहता है इसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो वो आप कहेंगे 2πRh होता है। h को मैं h1 मान लेता हूं। हमने कहा ठीक है। तो सवाल ने कहा कि सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसे इसकी हाइट में h1 लूंगा, इसकी h2 लूंगा, इसकी h3 लूंगा, इसकी h4 लूंगा, इसकी h5 लूंगा, तो मैं सीधा ही क्या करता हूं, इन सारे टुकड़ों का जो हाइट है वो पूरे टुकड़े की हाइट h मान लेता हूं, कैपिटल H। तो मैं इसे 5 से गुना करूंगा ना, तो 5 इंटू H1 का मतलब ये पूरी हाइट ही आ गई और कुछ नहीं है। तो ये एक टुकड़े का लेटरल सरफेस था, तो 5 टुकड़े का लेटरल सरफेस इतना आ गया। किसी भाई को दिक्कत है जी? नहीं। अब कह रहा है कि सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, ये आपको समझना पड़ेगा विशेष। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये वाला समतल, ये जो इनके गैप में आ रखा है ना जगह, ये है समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है मेरे प्यारे बच्चों समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, ये वाला जो बीच का गैप ब्लू ब्लू का कलर दिया है ना मैंने, ये हुआ इसका समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक टुकड़े का समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे जी पाई r स्क्वायर, तो हुआ इसका पाई
आर स्क्वायर तो हुआ ऊपर वाले का और पाई आर स्क्वायर हुआ इसका, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त एक टुकड़े का जो समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है। अब उसने लिखा सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो सभी एक टुकड़े का इतना है तो 5 का इंटू 5। आपने कहा जी ये बराबर दे रखे, अगर ये बराबर दे रखे मेरे बच्चे तो मैं इनकी जब कैलकुलेशन बैठाने जाऊंगा तो 5 से 5 काटूंगा, 2 पाई से 2 पाई काटूंगा, आर से आर काटूंगा, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा H1 है, यानी हर छोटे टुकड़े की जो हाइट है वो टुकड़े इस बेलन की रेडियस के बराबर आ गई। अब कह रहा है कि यदि काटे गए एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी जो H1 है ना ये आ गई R, और अगर इस पूरे की अगर मैं आपसे कहूं ना पूरे की हाइट बताओ तो आप कहेंगे एक की हाइट R है तो R R R R 5R, तो पूरे की हाइट आ गई 5R। ऐसा सवाल ने कहा। अब सवाल में कह रहा है कि सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठ के बराबर यदि काटे गए एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है, तो मेरे भाई इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 2 पाई R H प्लस R। कहता है इसकी वैल्यू है S, तो कहता है काटने के पहले पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, पूरे बेलन का पहला था एक टुकड़े संपूर्ण पृष्ठीय और इसका था पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई R कैपिटल H प्लस R। अब अगर मैं इसका रेशियो ले लूं मेरे प्यारे बच्चों तो आप कहेंगे देखिए रेशियो जब आप लेने जा रहे हैं तो 2 पाई R से तो 2 पाई R कटा, यहां H और R बराबर है, H और R बराबर है तो R और R 2R आ गया, लेकिन ये जो कैपिटल H है ना इसकी वैल्यू है 5R, तो 5R और R 6R। तो अगर हम इसका रेशियो सही मायने में देखें तो 1:3 आया, यानी ये वाला 1 है तो ये वाला 3 है, तो 1 यूनिट S को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट आ जाएगा 3S। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि इसकी वैल्यू बताइए, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3S। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे ये तो था इस सवाल को समझाने का डिटेल तरीका। अब मैं इसी सवाल को शॉर्टकट में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इतना सब नहीं करना था, हमें और आपको मिलकर एक बात ये समझने की है कि क्या समझने की बात है, वो ये कि भाई सवाल जो दे रखा है ना उसमें हमसे अल्टीमेटली रेशियो ही पूछा हुआ है। भाई एक का सरफेस एरिया एस दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, तो सबका टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना है। तो आप एक बात समझना बहुत जरूरी, मैं इन लाइनों को हटाता हूं क्योंकि ये तो आप समझ ही चुके हैं डिटेल में। अच्छा यहां अगर आप देखेंगे तो यहां जो उसने लाइन बोली थी ना कि सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हर टुकड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गुना 5 कर दिया था। कहता है सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो हर एक टुकड़े का समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो सभी के 5 से गुना कर दिया। तो सभी तो दोनों ही जगह आ रहा था, सभी का तो कोई यूज है ही नहीं सवाल में, ये तो फालतू की टाइम पास वाली चीज आ रखी है। तो सच मायने में कह ये रहा है कि अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है ना, और इस सरफेस को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं सिर्फ समझाने के लिए, केवल इस एक पीस से हम सारी चीजें समझेंगे। देखिए मेरे भाई केवल इस एक पीस से हम समझने की कोशिश करें। भाई मेन जो लड़ाई है वो ये है कि सवाल में ये कह रहा है कि जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा ना उतना ही इसके फ्लैट सरफेस एरिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहना मैं जो आपको चाह रहा हूं ये कि अगर ये वाला फ्लैट सरफेस एरिया ए है और ये वाला फ्लैट सरफेस एरिया भी ए है, तो दोनों फ्लैट सरफेस एरिया कितने में 2a, तो ये जो कर्ड सरफेस एरिया है ना ये भी मेरे बच्चे 2a ही होगा। कर्ड सरफेस एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों 2a ही होगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये तो सवाल ने कहा है भाई, यही चीज तो हम कह रहे थे कि हर एक का फ्लैट सरफेस एरिया मतलब कर्ड सरफेस एरिया और हर एक का फ्लैट सरफेस एरिया दोनों बराबर है, क्योंकि 5-5 तो दोनों में कर रहे हैं, सभी तो दोनों में कर रहे हैं। तो ये हमें समझना था कि अगर ये वाला एरिया ए है, अबे तो क्यों भाग रहा है, अगर ये वाला एरिया ए है तो ये वाला एरिया भी ए है ना, ये ए और ए 2a बना, तो ये कर्ड सरफेस एरिया भी 2a होगा। जबकि सवाल की जो लैंग्वेज है उसमें उसने एक शब्द इसका इस्तेमाल किया, क्या कहां दे रखा था, एस की वाली वैल्यू, हाँ, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द कट पीस इज एस, कहता है एक कट पीस का जो टोटल सरफेस एरिया है वो एस है। अगर यहां हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो ए और ए 2a और 2a 4a बना, तो 4a की वैल्यू दे रखी एस। आपने कहा जी मामला सेटल, अब आगे बढ़िए। अब अगली चीज, अब हमको क्या निकालना है, तो हमसे पूछ रहा है देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कहता है इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो आप कहेंगे जी टोटल का निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया, और हमें पता है ये वाली वैल्यू 2a है, 2a है, तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं।
ये हमें तुरंत समझना था, 2a 2a, तो 1 2 3 4 5 10 है, तो ये वाला हो गया सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक है। और ये बीच में तो जुड़े ही हुए ना, पूरा सोलिड है। अब क्या बच गया जी, अब ध्यान से देखोगे तो एक ये ऊपर वाला फ्लैट बचा हुआ है और एक ये नीचे वाला फ्लैट बचा हुआ है। तो नीचे वाला फ्लैट ए था और ऊपर का फ्लैट भी ए था, तो जोड़ेंगे तो ए और ए 2a आ गया, तो 2a ये हो गया। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 12a की हमें जरूरत है, और यही हमसे पूछ रहा है। तो 4a की वैल्यू s है, तो 3 से इधर भी गुना कर दो, 3 से इधर भी गुना कर दो, तो 12a की वैल्यू आ जाएगी 3s, और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है। तो ये होगा सवाल को समझने के बाद इसका स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच, कि हमें सवाल को ऐसे टैकल करना था। आइए देखिए मेरे बच्चे, इस फार्मूले पे मुझे लगता है हर बार सवाल आने लग रहा है। और सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर आप ध्यान देखें तो ये a है, इस पूरे को मैं b मान रहा हूं, इस पूरे को c मान रहा हूं, तो a प्लस बी प्लस सी का जोड़ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 30 25 55 में 55 गया 0। और हमसे पूछा, कहता है इनके घनों का योग ज्ञात करें, यानी इसका इसका इसका, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आंसर होगा 3abc। 3 a का मतलब है 55, b का मतलब है -30 और c का मतलब है -25, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आएगा। अब मुझे ये देखना है कि यार आंसर जो भी होगा वो 25 से भाग जाएगा। ये 25 से भाग नहीं जा रहा, ये 25 से भाग नहीं जा रहा। अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो भी मेरा आंसर होगा वो यार 11 से भी तो भाग जाएगा। मैं डिजिटल सम ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। वैसे भी इसका डिजिटल सम लें तो मतलब 55 है तो मैं 11 से ही भाग देके देखता हूँ, 11 आसान पड़ेगा। 11 लेके चलते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 7 और 2 9, ये 11 से भाग जा रहा है। यहाँ जाइए, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 0 और 7 7, 7 और 3 10, ये 11 से भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। कहता है एक द्विघात बहुपद एफ एक्स को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल 5 और x माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल -3 आता है, यानी कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। अब सवाल में कह रहा है कि इसे जब आप x माइनस 2 से भाग देते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो 5 आता है, लेकिन जब आप इसे x माइनस 4 से भाग देते हो तो कहता है जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, -3। कहता फंक्शन इस तरीके का है, अग्रक गुणांक 1 है, इसको भी समझाता हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा है। कहता कौन सी द्विघात समीकरण इसमें, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन राइट बताने लग रहा है। और इसमें क्या है मेरे भाई, थोड़े से ना ये मुझे लगता है ये गलती कर रखी है इन लोगों ने, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं देना चाहिए क्योंकि एक्सप्रेशन है और ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। और जो ये अग्रक गुणांक दे रखा है ना सवाल ने, ये अग्रक गुणांक जो होता है इसका मतलब होता है कि जो बड़ी पावर है, यानी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो जो उसमें सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी, लीडिंग कोफिशिएंट, तो वो कहता 1 होगा, और यहाँ सभी का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। तो हमें सवाल में क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि x माइनस 4 की वैल्यू रखने पे -3 आ रहा है, तो इसे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आई 4। अब देखते हैं कि x की वैल्यू 4 रखने पे कौन सी इक्वेशन -3 दे रही है। तो 4 रखेंगे तो 4 8 32 आया, 4 का वर्ग 16, 4 8 32 और प्लस 13, तो भैया 13 और 16 29, 29 में 32 गया, -3 दे रही है, यानी ये आंसर हो सकती है, ये आंसर हो सकती है, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखते हैं 4 का वर्ग 16, 10 चौक 40, 21, 21 और 16 27, ये भी -3 देने लग रही है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां देखें तो 4 का वर्ग 16 भाई, और 4 नीम 36 और 20, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि 20 और 16 36, 36 गया 0, ये गलत आ रहा क्योंकि रिमाइंडर आना चाहिए -3। यहां रखेंगे 4 का वर्ग 16, 4 6 24 और 11, तो ये देखेंगे तो ये तो बड़ा आ जाएगा, +3 आ जाएगा, इसलिए गलत है क्योंकि आंसर में -3। अब मुझे ये x माइनस 2 बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ गई 2, अब मुझे 2 रखनी चाहिए। 2 का वर्ग 4, 2 8 16 जमा 13। अब देखना 13 और 4 17, 17 में 16 घटा के +5 तो आएगा ही नहीं, तो नीचे वाला ही होगा आंसर। 2 का वर्ग 4, 10 दूनी 20 जमा 21, 21 और 4 25, 25 में 20 गया तो देखिए 5 रिमाइंडर आ रहा है, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। तो इसको इसी तरीके से टैकल करना चाहिए। ये भाई मैंने उसको लिख दिया थ्योरम को पूरी का। एल्जेब्रा की या एल्जेब्रा कह लीजिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है,
मतलब जिसको डिटेल सोल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना, उसके बाद ऐसे सवाल हर हाल में आप ब्रेक करेंगे। जैसे आपसे एक सवाल ऐसे दे देगा, यहां लिख देगा x इक्वल टू ए की पावर 1/3 माइनस ए की पावर -1/3, ऐसे लिख देगा। और सवाल में आपसे कहेगा कि यार बताइए x³ प्लस 3x की वैल्यू क्या हो, x³ प्लस 3x की वैल्यू क्या होगी। देखिए यार, अगर मैं डिटेल करने जाऊं तो मुझे एक चीज यहां से पकड़ में आ गई कि भाई मुझे क्यूब चाहिए, तो मुझे दोनों ही साइड क्यूब करना होगा, इधर भी और इधर भी। अब आप कहेंगे सर देखिए यार, a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला होता है क्या, a माइनस बी के क्यूब का एक फार्मूला होता है जी, a³ माइनस b³ -3ab इंटू में a माइनस बी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे a मान ले रहा हूं, इसे b मान ले, तो यहां करेंगे तो दोस्त x³ बिल्कुल ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो देखिए यार, a की पावर 1/3 का जब आप क्यूब करने जाएंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ये a ही बचेगा। जब इसका क्यूब करेंगे a³ माइनस b³ तो ये बचेगा a की पावर -1, ये +1 बचा, ये -1 बचा, फिर -3 a यानी a की पावर 1/3 गुना a की पावर 1 -1/3 इंटू में आएगा a माइनस बी। तो जब ये चीज लिखेंगे एज इट इज तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी x दे रखी थी, इंटू x। अब इन सवालों में खास बात क्या रहती है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, थोड़ी देर पेशेंस रखना, क्या कि ये +1/3 होगा तो ये -1/3 होगा। इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा ही 0 आएगा, क्यों, क्योंकि बेस a यहां है, बेस a यहां है। अगर मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/3 और -1/3 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 0। +1/3 -1/3 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो क्या होगा, 1। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1, 3 को इस x से किया 3x, इधर आया प्लस का, तो x³ प्लस 3x। तो यहां क्या बचा सर, a। तो यहां क्या बचा, माइनस। अब माइनस पावर को प्लस करने के लिए 1/a। ये मेरे बच्चे यहां से एक रिजल्ट बन गया जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना। क्या, अब यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं, सवाल को समझिए। जब भी सवाल में आपको, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ध्यान देना, जब भी मेरे प्यारे बच्चों सवाल में आपको a की पावर n/3 माइनस a की पावर -n/3 मिले और आपसे सवाल में पूछे x³ प्लस 3x की वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट लिख देना a की पावर n-1/a की पावर n। जैसे इस सवाल पे अगर हम आए तो यहां देखोगे तो a की पावर n/3, n की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पे भी -n/3, n की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा a की पावर n, यानी a की पावर 1 -1/a। और यही सेम चीज अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां प्लस का साइन हो, अगर यहां प्लस का साइन होगा तो -3x पूछेगा तो यहां प्लस आएगा, बाकी सब कुछ रिजल्ट सेम चलेगा। जैसे मान लीजिए इस वाले में आ जाइए, यहां एक n की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पे 1 1 आ गया। अब मान लीजिए यहां आ गया, यहां a की पावर 2/3 या -2/3, तो यहां 2 क्या है, n की वैल्यू 2, तो आंसर भी a² -1/a², और अगर प्लस है तो a² + 1/a²। अगर मान लीजिए यहां n की वैल्यू 4/3 लिख दिया, मतलब 4/3, यहां -4/3, तो n की वैल्यू 4 है, तो a की पावर 4 -1/a की पावर 4, प्लस वाले में प्लस। तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट रिजल्ट एज इट इज पेपर में पूछे जा रहे हैं। अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि भैया एनटीपीसी 2026 में सवाल पूछा, मैं इसे डिटेल करूं कोई जरूरी नहीं, बहुत बेकूफी वाली बात होगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है। यहां 7 की पावर क्या है, 2, तो सर 7 की पावर 2 -1/7 की पावर 2 होगा। एलसीएम लेंगे, 7 की पावर 2 आया, 7 की पावर 2 को 7 की पावर 2 से करेंगे, 7 की पावर 4 वो होता है 2401, और -1 होगा तो घटाएंगे तो आएगा 2400, और बटे आएगा 49, यही आंसर होगा। अब जैसे आप आगे सवाल पर आते हैं मेरे बच्चे, यहां इस सवाल पर आइए, यहां क्या है, पावर 1, यहां क्या है 1, और माइनस है, तो यानी आंसर डायरेक्ट 5 की पावर 1 -1/5 आएगा। तो पाजू पाजू 25 में 1 गया, 24/5। ये है भाई CHSL 2025 का क्वेश्चन, कितना आसान सवाल है। यहां पावर 1 है तो यानी आंसर डायरेक्ट, यहां प्लस का साइन है तो 8 जमा 1/8 होगा। बस इतनी बात आपको पता करनी और कुछ है ही नहीं सवाल में। 8 8 64 और 1 65/8। जैसे यहां ये कोर से देखना सवाल पे, यहां क्या है, पावर 5 है और बीच में माइनस है, तो आंसर भी 3 की पावर 5 माइनस 1/3 की पावर 5 होगा। अब इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करें, तो सर दो तरीका। सबसे पहली चीज, नीचे तो 3 की पावर 5 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो आएगा 243, लेकिन सारे ही ऑप्शन में 243 है। ऊपर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10 -1। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, बताना, क्या 3 की पावर 10 -1 का डिजिटल सम बता सकते हो आप क्या होगा। आप कहेंगे बता तो सकते हैं, कैसे,
भाई 3 की अगर पावर 2 भी होगा तो डिजिटल सम 0 होगा और -1 है। भाई 3 की पावर 2 भी कर दूं तो 9 बन जाएगा, तो डिजिटल सम 0 बन जाएगा। तो उससे बड़ी पावर पे तो 0 ही बनना है। अब 0 से 1 घटेगा नहीं, तो 9 से 1 घटाओगे तो डिजिटल सम 8 आना चाहिए। अब देखना कि ऊपर वाले में किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आ रहा है। 9 गया, 5 5 10 1 आया। 9 गया, 5 4 9 गया, 8 आ। 7 2 9 गया, तेरी तो ऐसे कम से इसका भी 8 आ रहा है, 7 3। अब हमारे पास दो ऑप्शन फंस गए, या तो मेरा 728 होगा या 59,68,048। अब ये बात सीधी सी है कि 3 की पावर 10 में से 1 घटाएंगे तो ये तो नहीं बचेगा। 3 की पावर 10 बड़ी वैल्यू हो जाती, 3 की पावर 6 ही हो जाता है 729। ये तो 3 की पावर 10 है, यानी आंसर बड़ा आएगा, मतलब 59,048। ये कट जाएगा। समझे कि नहीं? ये सीजीएल 2024 का सवाल है। जैसे इस सवाल पर आइए तो पता चले आपको। यहां प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। दूसरी चीज, यहां 6 की पावर 4 आएगा, यहां पे भी 1/6 की पावर 4 आएगा। सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 6 की पावर 4 और यहां आ जाएगा 6 की पावर 8 जमा 1। अब यहां पे भी सेम ही कहानी है, 6 की पावर 8 जमा 1। भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं 6 को 2 बार भी लिख देता हूं ना, तो इसके अंदर 3 यहां है और 3 यहां है, तो इसका डिजिटल सम आ जाता है 0। इसका डिजिटल सम आ जाता है 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम आएगा 1। बात को थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो समझो। 1 आएगा। अब नीचे 6 की पावर 4 है, ऊपर 6 की पावर 8 जमा 1, यानी ऊपर वाली वैल्यू इससे तो बहुत बड़ी आएगी। ये बराबर दर की या छोटी दर की तो होगा नहीं आंसर। ये भी इससे छोटी या बराबर दर की आंसर नहीं होगा, इसमें या इसमें होगा। अब अच्छा, इन दो ही बचे तो मैं डिजिटल सम भी क्यों लगाऊं, मैं यूनिट डिजिट पकड़ूंगा। कैसे? भाई 6 की आप जो मर्जी पावर कर लो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा, और यहाँ 1 है तो 6 में 1 जोड़ा, इकाई का अंक 7 आएगा। मैं डिजिटल सम भी क्यों मेहनत करूंगा, इकाई का अंक 7 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यार, हाउ मेनी कॉइन्स ईच 5.5 सेंटीमीटर इन सर्कमफ्रेंस एंड 2 mm इन थिकनेस। कहता है सिक्के हैं जी, और सिक्कों की कहानी क्या है? हाउ मेनी कॉइन्स, कहते हैं इनकी सर्कमफ्रेंस जो रखी है वो 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो थिकनेस है, यानी ये सिक्का जो है ना थोड़ा मोटा होगा। सिक्का थोड़ा मोटा होगा दोस्त। जब सिक्का मोटा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई ली जाएगी। तो इसकी जो मोटाई है वो 2 mm, 2 mm है। अब मुझे ये पता है कि यार जो पिघला के बनाना है ना वो नहीं cm में है। तो इसे 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.2 mm, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर। हम ये बात भी जानते हैं कि अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस होगी 44, जबकि 44 नहीं दे रखी 5.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5.5/44, तो 7 की वैल्यू कितनी? भाई पॉइंट हटाएंगे, बटे 10, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब 5 7 35, बल्कि इसको छोटा ही कर लेते हैं, 5 दूनी 10, तो रेडियस जो आएगी वो 7/8 सेंटीमीटर है। क्या करें, जैसे ही आई वैसे लिख लेते हैं, 7/8 सेंटीमीटर रेडियस है। अब कहता है पिघला के जो बनाना है ना वो ये बनाना है, तो इसका वॉल्यूम उसने पहले ही दे रखा है 14 × 11 × 8। किसे पिघलाना है? इस सिक्के को पिघलाना है। तो कह रहा है ऐसे कितने सिक्के को पिघला के काम किया जा सकता है? तो एक सिक्के का वॉल्यूम होगा पाई, पाई यानी 22/7, बेलन ही तो वही है, आर स्क्र, आर हुआ जी 7/8, 7/8, और एच की वैल्यू हो गई जी 0.2, यानी 0.2 का मतलब 1/5। तो ये एक सिक्के का वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम कितने सिक्के तैयार करेंगे, यही हमसे वैल्यू में पूछा जा रहा है। देखो दोस्त, करें तो क्या करना ही होगा, 7 से 7 काटा, 11 दूनी 22, 2 आया, 2 से काटेंगे 7 आया। अब 7 से मेरे बच्चे 7 कट गया। अब जानते हो आंसर क्या आया? 8 एक था ही, 8 और 8 3 आ गया, और गुना में 5 है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर आएगा। अब हम जानते हैं कि 8 का क्यूब 512 होता है। वैसे तो यार इसमें क्या ही दिमाग दौड़ाऊं, 2560 सीधा ही आ रहा है। नहीं तो मैं यूनिट जीरो के बाद का डिजिट चेक करता, अगर कुछ खतरनाक होता तो। कहता है एक पॉलीगन है, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम है 1620 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। और ये जो दे रखा है मेरे बच्चे, ये दे रखा है 1620। अब बताओ 16 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 पे जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई 11, मतलब नंबर ऑफ साइडें हैं 11। कहता है फाइंड द डिफरेंस
बिटवीन द मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल एंड वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। बस तरीका, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो कहता है कि यार ये पॉलीगन में 11 साइडें आ गई, लेकिन हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं ना वो ये जानना चाह रहे हैं कि इसके इंटीरियर एंगल और इसके एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो कर देते हैं 1620/11 और 360/11। अब यार दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, भाई सारे कोणों का योग 1620 है तो 11 से भाग दे देंगे तो इतना बना। सारे एक्सटर्नल का 360 है, 11 से भाग दे देंगे इतना बना। और हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये तो 180 से ज्यादा हो गया। भाई जोड़ ही 180 होता है तो डिफरेंस तो 180 से छोटा होगा ही होगा। दूसरी बात एलसीएम 11 ही है, घटाएंगे तो 0, 12 में 6 गया 6 और 5 में 3 गया 2, 1260। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचा कितना भाई 16, 11 एकम 11, एक एक, यहाँ एक 5 है यहाँ एक एक है, तो यही आंसर, इसको छोड़ दिया। आया ना। इसके ये फार्मूले भाई इनको नोट कर लेना, रिवीजन बूस्टर में ये सारे फार्मूले मैंने पहले से डाले हुए हैं। आइए दोस्त, कहता भाई 6320 रुपए को एबीसीडी में बांटना है, और कहता है इनका रेशियो है 2-3, माफ करना 4-5 और 10-3। ये कहता है रेशियो की सेटिंग। ए का हिस्सा ज्ञात करना कितना होगा, तो यहाँ 3-3 लिख दो, यहाँ 5-5 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 10 है तो 10 लिख। सेटिंग में उठाएंगे तो 2 चौक 8 80 आया, 4 3 12 120 आया, 5 3 15 150 आया, और भाई 3 3 9 5 45 आया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि यार ए का हिस्सा ज्ञात करिए। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले दूं तो यहाँ आएगा 16, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। ये 50 है इसलिए 16 का मल्टीपल नहीं है, ये भैया 16 से भाग ही नहीं जाएगा, ये 4 से ही भाग नहीं जा रहा। 16 सत्ते 112, 16 8 128, यानी ऑप्शन डी भाग जाएगा। अब करके भी देखना चाहे तो सबकी वैल्यू निकाले, 5 से भाग दिया तो 24 आया होगा, 5 से भाग दिया 30 आया, 5 से भाग दिया 9 आया। सबको जोड़ के इससे भाग दे दो 6320 से, तो जोड़ेंगे तो 9, देखो 24 और 60, 16 24 16 40, 40 30 70 9 79, तो कहता है 16 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे भी हमें 16 का ही मल्टीपल ढूंढना होता है, मैं पहले ही ढूंढ गया। कहता है यार एक कार 10 घंटे चलती है और हर घंटे के दौरान उसकी चाल क्यूब प्रति घंटा हो जाती है, यानी अगर 5वें आईवें घंटे चलेगी तो चाल हो जाएगी आई का क्यूब। अगर मैं कहूं 5वें घंटे चाल क्या होगी, 5वें घंटे चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 का क्यूब। मैं कहूं 8वें घंटे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 का क्यूब। ऐसे कहानी है। तो कह रहा है यार उसकी ऐसी कम तैसी करो, मतलब उसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखो यार ये और कितने घंटे चली, 10 घंटे, पहला दूसरा तीसरा घंटा चौथा घंटा ऐसे 10 घंटे चली। पहले घंटे स्पीड है 1 का क्यूब 1, दूसरे घंटे स्पीड है 2 का क्यूब 3 का क्यूब, चौथे घंटे स्पीड है 4 का क्यूब, यहां है 10 का क्यूब। अब ये है मेरे बच्चे टाइम, ये है स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम एक ही है तो जो स्पीड होगी वही डिस्टेंस आएगी, यानी डिस्टेंस आ जाएगी 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब जमा 10 का क्यूब। तो डिस्टेंस ये आई और टोटल टाइम कितना है, एक एक एक, एक 10 बार, तो 10 से भाग दे देंगे आंसर। ये हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एन इंटू एन प्लस 1, तो 10 में एक जोड़ा 11 बटे 2 इसका स्क्वायर। ये रहता है मेरे बच्चे सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, और भाग किससे देना है, 10 से। तो देखो यार अगर मैं इस क्यूब को वर्ग को यहां से हटा के, चलो लिखा रहने दो, सोल्व कर देता हूं। 10 का वर्ग 100 गुना 121 बटे 4, और भाग किससे दे रहे थे, 10 से। अब 4 से काटेंगे मेरे बच्चे 25 आया, 5 को 1 से किया 5, यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा डेसिमल के बाद। तो ये तय रहा कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर। तो मेरे बच्चे बी और सी मेरे आंसर नहीं होंगे। अब मुझे पता है कि यार कुछ भी हो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, 121 11 का होता है, तो 3 और 2 5, 5 11 से भाग जा रहा है। यहां देखें तो 3 5 2 7 11 से भाग नहीं जा रहा। तो मेरा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। कहता है 10 सेंटीमीटर लंबाई और रूट 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहता है यार 10 सेंटीमीटर लंबाई और रूट 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो इसका एरिया होगा 10 गुना रूट 5 है। अच्छा, तो रूट 5 की वैल्यू चाह रहा है। तो देखो यार दोस्त कैसे बताएं तुमको, ये बात तो बड़ा स्पष्ट रूप से तय है कि
रूट 4 की वैल्यू कितनी होती 2, तो यानी रूट 5 की वैल्यू 2 से तो बड़ी ही होगी, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर 20 से तो बड़ा आएगा ही आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहते हैं यार अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। अब एक बात बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस +3/2 आया। और मैं कह रहा हूं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए 5/2। दोनों साइड वर्क करेंगे तो यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां वर्क करेंगे तो 9/4, और आप जानते हैं यहां आएगा 2 अल्फा बीटा, वो 2 अल्फा बीटा इधर लाऊंगा तो माइनस का होगा 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2। 2 से 2 कट जाएगा, 4 5 20, 20 में से 9 हो गया 11/4, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे यहां ध्यान से देखोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस को स्क्वायर है, 1 माइनस को स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे जी साइन स्क्वायर बना। और नीचे देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा कोस स्क्वायर। तो यार पल्ले तो पड़ ही गया ना कि टेन स्क्वायर ए बना, तो हमें टेन ए की वैल्यू लानी है और कुछ नहीं करना, यानी टेन निकालना है। सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, साइन पलट के यहां लाएंगे तो साइन बटे कोस होगा 10 और ये आ जाएगा 2/3, तो इसकी वैल्यू आई 2/3, वर्क करेंगे 4/9 आंसर। समझे ना कैसे, देखिए 2 कोसिकेंट होता है 1/sin, 3 सीकेंट होता है 1/cos, 2/3 यहां रखो, साइन पलट के ऊपर ले जाओ, साइन बटे कोस, यही तो 10 होता है। ये मैंने आपको कहने की कोशिश की। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है एबीसी 3 धनात्मक पूर्णांक है, ए बी और सी। सवाल में कह रहा है यार ए और बी दोनों का जो एचसीएफ है वो 8 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 8 है, बी और सी का कॉमन डिवाइजर 12 है, और सी और ए का 4। ऐसे सवालों में ये देखा करो बी यहां पे भी है और बी यहां पे भी है, तो 8 और 12 दोनों का एलसीएम ले लो, 8 और 12 का एलसीएम क्या हुआ 24, तो बी की वैल्यू 24 हो। फिर आते हैं आगे, सी यहां पे भी है और सी यहां पे भी है, तो 12 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 12 और 4 का एलसीएम 12 ही रहा, तो सी की वैल्यू 12 हुई। अब ये देखिए कि यार ए जो है वो कहां है, ए यहां पे भी है और ए यहां पे भी, तो यानी 8 और 4 का एलसीएम 8 है, तो ए की वैल्यू 8 है, तो यानी ए बी सी मेरे प्यारे बच्चों इस रेशियो में नंबर होंगे। कहते यार इनका एलसीएम निकालो, हमने इनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकाला तो 8 24 12 का 24 ही आया, लेकिन एलसीएम दे रखा है 240, अगर 240 है तो मतलब मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा तब आएगा। और मुझे जो वैल्यू पूछी है ना वो ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, तो मुझे इस 10 के मिनिमम टुकड़े करने पड़ेंगे, ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा हो। तो मैं 1 2 और 5 ही ले सकता हूँ, क्योंकि 10 के तो शायद 2 और 5 ही, दो ही टुकड़े होते, और तो टुकड़े ही नहीं होते। तो अब मैं क्या करूंगा 1 2 5 से गुना करता हूं, लेकिन गुना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कंडीशन खराब ना हो रही हो, और ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा करने पे मतलब एक तो उनके एचसीएफ ना बदल जाए, दूसरा मिनिमम जोड़ चाहिए। तो ये बड़ा नंबर है ना तो इसको सबसे छोटे से गुना करो इससे, ये सबसे बड़ा है ना तो इसे सबसे छोटे से गुना करो 2 से, ठीक है जी। ये 1 है तो मैं 1 से इसे कर देता हूं। आप कहें यार ऐसा क्यों था, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि भैया इस 1 को इससे गुना कर देते, 5 से इसे गुना कर देते और 2 से इसे, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो ये 12 पंजे 60 हो जाता, जबकि इसे 1 से करके इसे 5 से कर रहा था तो ये 40 आ रहा था, और मुझे जोड़ चाहिए मिनिमम। तो इसलिए ये सेटिंगें आप सबको देखनी पड़ेंगी जब वैल्यू आप रखें। तो इसे करें मेरे भाई 5 से, इसे कर दें 2 से, इसे 1 से, तो यह आया 40, यह आया 48 और यह आया 12, तो भैया ये अब 60 और 40 100, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी 100। और अगर आप सोच रहे हैं कि जी 2 से इसे कर दें, तो 2 से इसलिए नहीं कर सकते कि इसे 2 से कर देंगे तो ये 24 24 आ जाएगा, और बी और सी दोनों का मुझे एचसीएफ ही 12 चाहिए, दोनों का मुझे एचसीएफ ही 12 चाहिए। मेरे भाई सवाल समझने से पहले ना एक दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है और उस पे ए बी सी डी कुछ भी आदमी और वो भाग रहे हैं और अलग अलग स्पीड से, ए बी सी की स्पीड से भाग रहे हैं, तीनों एक डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, अलग अलग में भी चल सकते हैं, तो यहां दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि भाई वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो इसमें हमेशा ये होगा कि जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है यानी डिस्टेंस है वो बटे में एचसीएफ ऑफ ए बी सी, यानी इनकी स्पीड का जो एचसीएफ होगा ना
उससे भाग दे देंगे डिस्टेंस को, तो ये जो टाइम निकल के आएगा, इतने टाइम के बाद वो पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन अगला सवाल है कि फर्स्ट टाइम मीट एट एनी पॉइंट। भाई जरूरी थोड़ी है कि जब चल रहे हैं तो पहली बार यहीं मिले, कहीं पे मिल सकता है, क्या पता इस पॉइंट पे पहली बार मिल जाए। तो किसी भी पॉइंट पे पहली बार मिलेंगे तो उसका फंडा होगा, डिस्टेंस लेनी है आपने, अपोन में एचसीएफ लेना है, लेकिन किस चीज का, ऑफ रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का एचसीएफ। यहां रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन पे होगी, सेम में जाएंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, अपोजिट में जाएंगे तो ए प्लस बी। तो जितनी भी रिलेटिव स्पीड होगा उनका जोड़ का। अगला एक टाइप ये पूछी जाती है कि यार दो आदमी है ए और बी, ध्यान देना, ए और बी दो आदमी, दोनों की आपको स्पीड दे रखी है, दोनों की आपको स्पीड दे रखी है, और मैं ए और बी जो ले रहा हूं ना, वो मैं उनकी स्पीड का रेशियो ले रहा हूं। तो ध्यान ये रखना कि रेशियो जो होता है ना, रेशियो जो होता है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी उसको और ज्यादा हम नहीं काट सकते, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर सवाल में आपसे ये पूछे कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलेंगे, तो देखिए यार कहानी ये होती है कि ये एक बड़ा फिक्स सा पैटर्न होता है, डिटेल में कराऊंगा किसी दिन अलग से, अभी से ये समझिए। अगर पहली बार वो दोनों यहां मिल रहे हैं ना, दूसरी बार यहां मिल रहे हैं, तीसरी बार यहां मिल रहे हैं, चौथी बार यहां मिल रहे हैं, पांचवी बार यहां मिल रहे हैं, छठी बार यहां मिल रहे हैं, तो सातवीं बार यहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही यहां पहुंचेंगे ना फिर से ये चक्कर हो जाएगा, आठवीं बार यहां, नौवीं बार यहां, 10वीं बार यहां, 11वीं बार यहां, फिर 12वीं बार यहां, 13वीं बार, ऐसी ही चलती रहेगी ये कहानी। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ पॉइंट्स बदलेंगे, बस एक बार देखना है कि किस किस पॉइंट पे मिल रहे हैं अलग अलग पॉइंटों पे। तो सवाल इस तरह से आता है कि अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और फिर आपसे ये पूछेगा कि बताओ यार कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी पॉइंट्स पर। ध्यान ये रखना, ए और बी रेशियो होने चाहिए, ए प्लस बी पॉइंट्स पर। सवाल के थ्रू समझाता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, लेकिन ए भी इधर ही जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, अगर सेम ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, फिर तो मेरे बच्चे अगर सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले की वैल्यू घटा देनी, इतने पॉइंट्स पे ये आपस में मिलेंगे। यानी जो सर्कल है या सर्कुलर रेस है, इसमें इतने बिंदुओं पर ये आपस में टकराएंगे, मतलब आपस में मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़े में से छोटा, ध्यान ये रखना ये रेशियो है, और अगर अपोजिट में है तो इनका जोड़, यानी इतने बिंदुओं पर ये आपस में मिलेंगे। मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल तक मतलब लिख रहा हूं। अब मैं आता हूं इस सवाल पे। सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना। सवाल में कहा कि भाई 1530 मीटर लंबी एक वर्ताकार रेस में शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में लगाता है। तो शाहरुख जो है वो 85 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, पूरा करता है, जबकि आमिर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इनके टाइम का रेशियो है। क्या है जी, टाइम का रेशियो। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 18, इनके टाइम का रेशियो है 17:18। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 18:17। अगर इनके टाइम का रेशियो 17:18 है, तो मेरे बच्चे स्पीड का रेशियो हो जाएगा 18:17। अब सवाल में पूछ रहा है कि यार ये बताइए, ये उस परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये आपस में टकराएंगे, मिलेंगे मतलब। तो आपको ये देखना है कि सेम डायरेक्शन में क्या अलग अलग में। अब यहां से रन इन दी सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, यानी 18 में 17 घटाया, यानी ये हर बार किसी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कितने भी चक्कर लगा लें ये एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। अगर ये ट्रिक पता है तो 24 मार्च 2026 को एनटीपीसी का सवाल आपके लिए 1 सेकंड का था। नहीं पता है तो उलझते रह जाओ। अब भाई कहां पता करोगे, बैचेस में ये सब पढ़ाया हुआ रेलवे फाउंडेशन में। अब यहाँ ये या एसएससी प्रथम बैच में कह रहा है 2% है स्टार्टिंग रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। कहता है 20 की स्पीड से और 30 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहां ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन है, ये स्पीड दे रखी है, तो हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, 2:3 आ गया। कहता है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 100 मीटर मान ली,
तो कह रहा बताओ कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे से टकराएंगे। तो भैया अपोजिट में है तो a प्लस बी यानी 2 जमा 3, यानी 5 अलग अलग बिंदुओं पे ये टकराएंगे। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। आइए जी, पी और क्यू 100 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ते, पी की गति इतनी, क्यू की गति इतनी है। कह रहा पी की गति 250 है और क्यू की गति मेरे बच्चे 4। रेशियो लेंगे 5 पंजे 25, 5 आठे 40, 5:8। कहता है एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ चलना आरंभ करते हैं तो वर्ताकार पथ पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, स्पीड में से 8 में 5 गया 3, यानी 3 अलग अलग बिंदुओं पर टकराएंगे। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता है दो साइकिल सवार ए और बी एक गोला ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में, जरूरी होता है डायरेक्शन, एक ही दिशा में एक बिंदु से एक ही समय पर यात्रा शुरू करते, ए की स्पीड बी की स्पीड दे रखी है, परिधि 40 है, परिधि की आपको जरूरत ही नहीं है, तो कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे शुरुआती बिंदु पर ना मिले। मिलेंगे जब वे शुरुआती बिंदु पर ना मिले। तो आपका काम पता है क्या हो गया यहाँ, आपको ये देखना है कि भाई इनकी स्पीड का रेशियो क्या है। तो ए की स्पीड है 24, तो बी की जो स्पीड है वो 15। तो 3 8 24 नहीं, 3 8 24, 3 5 15। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया मेरा कितना, 8:5। अब कह रहा है एक ही दिशा में चलेंगे। अगर मेरे बच्चे ये एक ही दिशा में जाएंगे तो कितनी बार कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, 8 में से 5 गए यानी 3 बिंदुओं पर मिलेंगे। लेकिन इन 3 बिंदु में एक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। सवाल ने कहा ना कि कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे शुरुआती बिंदु पर ना मिले। तो मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है, वे यहां पहली बार तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां पे मिल रहे हैं मान लीजिए, या मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली बार यहां मिले, दूसरी बार यहां मिले और तीसरी बार यहां मिले स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो सवाल में पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे आने से पहले कितनी बार मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमेशा वो एक घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 2 बिंदु, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाला तो लेना ही नहीं चाह रहा ना, वो उससे पहले की बात कर रहा है। तो 2 बिंदु आंसर आ जाएगा। कह रहा है अंजलि और बबीता एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, तो जो बड़ी चीज है वो ये कि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, स्पीड है 8 और 6, रेशियो ले लेंगे मेरे बच्चे तो 4 और 3 की चाल से चल रहे हैं, वर्ताकार ट्रैक की लंबाई इतनी, तो अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वे अलग अलग बिंदुओं पर कितनी मुलाकात करेंगे, कितनी बार मिलेंगे। यानी अगर अपोजिट में है तो जोड़ना होगा, तो 4 और 3 7 बार मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो यानी कुल मिलाकर कितनी बार मिलेंगे, 6 बार मिलेंगे। अब यहां कह रहा है पी और क्यू विपरीत दिशाओं में वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। कहता है ये कोई वर्ताकार ट्रैक है, इस पर दौड़ना शुरू करते हैं। सवाल में कह रहा है बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं, पहली बार इनकी मुलाकात किसी पॉइंट बी पे होती है, फिर सी पे होती है और फिर आ जाती है वापसी ए पे, यानी पहली मुलाकात, सेकेंड टाइम मुलाकात और थर्ड टाइम मुलाकात हो जाती है इनकी ए पे। तो कहता है पी और क्यू की स्पीड का रेशियो बताइए क्या होगा। अब मुझे ये देखना है कि भाई पी और क्यू किस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, तो जवाब होगा विपरीत दिशाओं में। तो हमें पता है विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो कितनी बार मिल रहे हैं, 1 2 3 बार। तो भैया दोनों की स्पीड का जो जोड़ आना चाहिए, रेशियो वाली स्पीड का, वो 3 आना चाहिए। यहाँ 2 और 1 3 आ रहा है, ये आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और उसने कहा इनमें से कोई नहीं है ना, है पहले वाला है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ। देखिए यार ये सवाल बहुत प्यारा है। सवाल ने कहा कि दो दोस्त पी और क्यू एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक ही दिशा में, कहते हैं एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी और क्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो ये पी और ये क्यू। अब वो ये कह रहा है कि भाई पी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड, पी की स्पीड दर की 6 मीटर पर सेकंड और क्यू की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक साथ मिलते हैं, कहते हैं 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं मतलब मिलते हैं, और कह रहा है बी की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती, 6 से छोटी होगी, तो बी के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो बी के कितने मान ले सकते हैं, यानी बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। देखिए यार मैं बी की वैल्यू चूंकि मुझे 6 से कम रखनी तो 1 रख लेता हूं, लेकिन 6 और 1 का डिफरेंस क्या 2 आ रहा है, क्योंकि 2 बिंदुओं में मिलाना है, तो जवाब है नहीं, तो 1 तो नहीं ले सकते। क्या 2 ले लूं जी, जवाब है 2 ले लेते हैं। अगर हम 2 लेते हैं तो हमने बताया क्या रेशियो लेना होगा, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 1 आया, और 3 1 का डिफरेंस 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी हम बी की एक वैल्यू 2 तो ले सकते हैं।
अब और आगे आते हैं, 2 नहीं ले सकते जी, 3 ले सकते हैं। 3 लेंगे तो रेशियो लेंगे 2:1 आ जाएगा। और मुलाकात कितनी बार हुई, तो 2 में से 1 गया, 1, ये भी नहीं आ रहा, हमें 2 बार मुलाकात करानी। 4 ले सकते हैं जी, हाँ तो देखो जी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो डिफरेंस आया 1, ये भी नहीं ले सकते। 5 ले सकते जी, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि रेशियो 6-5 आया लेकिन डिफरेंस 1 ही बार आया। तो यानी बी की केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और उसने ये पूछा था बी के कितने मान संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक ही मान सवाल में संभव हो पाया है। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा है कि एक रिसर्चर है, वो कैलकुलेट करता है किसी बच्चे का फाइनल परफॉर्मेंस, लेकिन 2 तरीके से करता है, एक असाइनमेंट असाइनमेंट और दूसरा है रिटर्न एग्जाम। 2 तरीके से कहता है, उसकी सेटिंग बैठाता है। असाइनमेंट में उसके 75% नंबर आए, मतलब 75 नंबर है, सॉरी माफ करिए, और रिटर्न एग्जाम में 85 नंबर है। तो सवाल में कह रहा है कि यार उसका ओवरऑल रेट ऑफ वो बताओ, वेटेड अर्थमेटिक मीन बताओ, यानी एवरेज निकाल के बताइए, समानांतर माध्य क्या होगा, मतलब एवरेज बतानी क्या होगी। अब कह रहा है कि यार यहां वाला जो वेटेड है वो हम 40% काउंट करेंगे, यहां जो नंबर आएंगे 40% यहां के नंबर उठा लेंगे, 60% यहां के नंबर उठा लेंगे। तो 40% मतलब 2/5 यहां से उठा लेंगे, तो 5 15 75, 15 दूनी 30 नंबर यहां के ले लेंगे, और यहां के लेंगे 60% यानी 3/5 नंबर, 5 17 5 85, इस तरह से 51 नंबर। तो कुल मिला के जो उसके नंबर आए 100 में से वो लिए जाएंगे 81, यानी 81 नंबर माने जाएंगे उस बच्चे के सही। देखिए मेरे भाई, सवाल ने पूछा कि 1 से 100 तक की विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग। देखिए यार एक चीज ध्यान रखना, 1 3 5 7, अगर ऐसे n ओड नंबर हो लगातार, n कंजुगेटिव ओड नंबर हो, तो इनका जो जोड़ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो n स्क्वायर होता है। और अगर इसी तरीके से इवन नंबर हो, 2 4 6 8, अगर ऐसे ही n इवन नंबर है तो इनका जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1। बस सिंपल बात। अब अगर हम सवाल में देखें तो भाई कह रहा है 1 से 100 तक ओड नंबर, तो 1 से 100 तक 50 ओड नंबर होंगे, तो उन 50 का जोड़ क्या होगा, 50 का होगा, यानी 50 गुना 50। ये तो आया विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग अनुपात। अब सम संख्या लेनी, अब यहां से 2 काम कर सकते हैं आप। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि 1 से 200 तक गिनती ले लें, क्योंकि उसने पूछा 150 से 200 तक, मैं कहता हूं 1 से 200 तक की गिनती ले लो, तो 100 सम संख्याएं होंगी। तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, तो 100 गुना 101। एक तरीका तो ये हो गया भाई, 200 तक के इवन नंबर का जोड़ इतना आया, और 150 तक इवन नंबर कितने बने, 150 का था 75, लेकिन 150 शामिल नहीं करना, तो 74 बने। तो 1 से 149 तक 74 इवन नंबर बने, उनका जोड़ हुआ 74 गुना 74 जमा 1 यानी 75। तो 200 तक के इवन में से 149 तक के इवन घटा देंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 150 से 200 तक का। एक तरीका तो ये वाला। अब हम काटने जाएंगे, तो काट के आंसर निकाल लेंगे भाई, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 25 थी 75, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 37, इतना। यहां तो आएगा 50, यहां आया मेरे बच्चे 202, और यहाँ 37 थी 111, तो घटाएंगे तो आया 91, 50 91 मेरा कहीं आंसर होगा, वो मेरा आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लगाऊंगा तो मुझे ये देखना है कि भाई 150, फिर 152, और ऐसे चलते चलते 200 तक पहुंचना होगा। कितनी संख्याएं, तो तरीका होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इनका डिफरेंस, 200 में से 150 हो गया 50, 50 का आधा 25, और जमा 1, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 26। अब सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2, यानी 26/2 यानी 13, गुना में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 150 और 200 जोड़ेंगे 350। बस यही तो सवाल हुआ। तो सबसे पहली चीज ये कि यहां 13 का मल्टीपल ढूंढना है। 71 नहीं 13 से भाग हो रहा है, 81 नहीं भाग हो रहा है, 101 13 से भाग नहीं हो रहा है, 91 भाग हो रहा था, तो ये मेरा आंसर। दोनों तरीके से हम सवाल को तोड़ सकते हैं। आइए जी आगे। कहता है 5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सेंटर। मेरे बच्चे, जो ज्योमेट्रिक सेंटर है यही बेसिकली सेंट्रोइड भी कहलाया जाता है। ये नया नाम है जो आपने सुना होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब केंद्रक कहलाया जाता है ना। और केंद्रक के वर्टिसेस का फार्मूला क्या रहता है जी, अगर हमें केंद्र के वर्टिसेस निकालने हैं तो इसके जो वर्टेक्सेस होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये वाला रहता है। तो सिंपल काम इस सवाल में क्या करना है कि हमें निकाल लेना है पहले ये वाला, 9 और 4 13, 13 जमा q बटे 3 बराबर आएगा 5। तो देखो यार 5 थी 15, तो q की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 2। अब उसने हमसे क्या पूछा है, p और q के मान ज्ञात करो, तो q का मान 2 यही है, यही, और तो कहीं 2 है ही नहीं, तो मुझे p की वैल्यू नहीं निकालनी। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी ही मेरा करेक्ट आंसर निकल के आया।
देखिए यार, ये सवाल लगातार पहले बहुत पूछे गए, बीच में रुक गए। इनका मैंने एक तरीका बताया कि आप p+4 को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो ये हो गया x³ + 1/x³। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, वो ये कि मैं किसी भी तरीके से x + 1/x निकाल दूं, क्योंकि x + 1/x अगर k होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो k³ - 3k होगी, -3k होगी। तो पहली बात तो जो समझदार बच्चे हैं वो k की वैल्यू इमेजिन कर लो। 2 रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, 3 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब 64, 4 × 3 = 12, 64 में 12 क्या 52 बन रहा है, 5 का लेते हैं तो 110 बन रहा है। तो यानी आंसर बी और सी हो सकते हैं, ए और डी तो नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें करना पड़े तो कैसे? अब मैंने p+4 को क्या कर दिया मेरे बच्चे, आपको समझाने के लिए k मान लिया या x मान लिया समझाने के लिए। तो p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x - 4। अब हर जगह जहां p है ना वहां x - 4 लिख दो, p की जगह x - 4 लिख दो, बराबर थी। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो इसका वर्क करेंगे तो x² + 16 - 4 दूनी 8x, 3x - 12 और ये 3 इधर ही रहे। जब सोल्व करेंगे तो x², 8 में 3 गया 5x और 16 और 12 कितना आया भाई, 16 में 12 आ गया 4, है ना, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, बराबर जी। अब दोनों तरफ x से भाग दे देते हैं, तो यहां देखोगे तो x + 1/x आया और ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 5 है तो 5 का क्यूब 125 में 5 3 15 घटाएंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 110। थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन क्या होगा कि सवाल बहुत भी घुमाएगा तो इस तरीके से कभी नहीं फंसोगे। कहता है एक बिल्डिंग ठेकेदार है, वो 25 स्किल्ड वर्कर का इस्तेमाल करता है और 5 अनस्किल्ड वर्कर है। ही पे स्किल्ड वर्कर ₹30 पर आवर एंड अनस्किल्ड 24 पर आवर, फाइंड द एवरेज आवरली वेजेस इन द कॉन्ट्रैक्टर पेस। तो कहता है यार उसकी प्रति घंटे की औसत मजदूरी ज्ञात करिए, क्या होगी। देखिए भाई 25 तो कुशल कारीगर है, इनको जो मिलता है वो 30 रुपए घंटा मिलता है, और कहता है 5 अनस्किल्ड है, इनको जो मिलता है वो 24 रुपए प्रति घंटा मिलता है। तो टोटल एम्प्लॉय की 25 5 30। तो कहता है यार एवरेज सैलरी बता दो सबकी क्या होगी। आप मिश्रण लगा लो, आप ऐसे कर लो, मतलब जैसे दिल करे कर लो। जैसे मैं 5 से तोड़ना चाहूँ तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 6 30। अब मैं 6 से तोड़ना चाहूँ 6 5 30, 6 चौक 24। तो 5 5 25, 4 एकम 4, 25 और 4 29, कहीं है तो वही मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा।